हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और चलिए हम अपनी क्लास का डिस्कशन करते हैं। बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होगा प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि जो है जो एलटी ग्रेड में आपका जो सिलेबस रखा है आयोग ने, उसके के आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के इतिहास में भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू, व्यापक समझ पर जोर देना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उम्मीदवार, स्वतंत्रता आंदोलन, इन सबको भी। लेकिन जो है प्राचीन इतिहास, इससे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसमें जो है ओपनली हर चीज नहीं लिखी गई है, शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई। तो हम सारा जो है टॉपिक कवर करेंगे इतिहास का। और एक चीज बता दें कि हमारी सारी लाइव क्लास होती है, तो आप लोग जुड़ते हैं, लेकिन बेटा लाइव क्लास में हर चीज कराना संभव नहीं होगा, तो इसलिए हमने सोचा है। और प्लेलिस्ट हो जाएगी, तो आप लोगों को लास्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो सब लोग, आप लोग देखिएगा, वीडियो में जाइएगा, धीरे धीरे करके हम कोशिश करके एक एक क्लास, एक एक दिन में दो दो तीन तीन क्लास रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, दो दो क्लास तो जरूर डाल देंगे। तो इस तरह से 10 क्लास आपकी हम जो है इतिहास से रखेंगे, जिसमें सारे टॉपिक रहेंगे। और 10 इसी तरह से भूगोल के, 10 नागरिक शास्त्र के, 10 जो आपकी राजनीति, अर्थव्यवस्था वगैरह से, इन सब से जो है मिला करके सारी 10-10 क्लास आपकी हम डाल देंगे। हैंड रिटन नोट है ये बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए जो है इसका आप लोग फटाफट रिवीजन भी कर सकेंगे। तो और वीडियो पे जा करके आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि ये जो है कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या जैसे पढ़ने के आपको साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या जानने के स्रोत क्या हैं। तो देखिए, प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, यानी कि 3 तरह से हम जान सकते हैं। ये याद रखिएगा, पहले क्या, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, फिर साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, जैसे विदेशी यात्री, चीनी यात्री जो था, पुर्तगाली यात्री है, मतलब है ना, जैसे चीनी यात्री हैं, सांग था, इसी तरह से तमाम लोग यात्री गण आए, तो उन्होंने जो लिखा, विवरण दिया उसके बारे में। और पुरातात्विक स्रोत जो हैं, जो खुदाई से और अन्य चीजों से प्राप्त हुए हैं ना, तो जैसे कि मान लीजिए आपका सिंधु सभ्यता हो गया है ना, और जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इन खुदाइयों के द्वारा, तो इसमें जो है ये आपका आ जाएगा पुरातात्विक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत जो लिखा गया है, ठीक है, और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इस प्रकार से आप इन 3 स्रोतों के माध्यम से प्राचीन इतिहास को जान सकेंगे। तो पहला देख लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में बेटा क्या है, प्राचीन वस्तुओं या इमारतों के अवशेष का अध्ययन पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। फिर है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो इस अलेक्जेंडर को कहा जाता है। ठीक है, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है प्राचीन पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। फिर आगे देखिए, अभिलेख या शिलालेख। भाई जब पुरातत्व में ही तो ये भी चीजें आती हैं, है ना, अभिलेख और शिलालेख, तो इनमें भी हम कुछ विषयों को जानेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। इसमें देखिए क्या है, एक मिनट, हाँ, अभिलेख या शिलालेख। तो अभिलेखों का अध्याय क्या कहलाया, पुरालेख शास्त्र कहलाया। ठीक है, अभिलेखों का अध्याय पुरालेख शास्त्र कहलाया। और आगे इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है आपका, बोगस कोई। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि ये शिलालेख है हमारा। जैसे मान लीजिए प्रश्न कई तरह से बन सकता है कि बोगस कोई किससे संबंधित रखता है, और ये 1400 ईस्वी पूर्व के करीब जो है खोजा गया। तो इसका विषय देखिए, यहाँ पर अभिलेख या शिलालेख जानेंगे हम, और इसके विषय क्या थे, यानी कि इस बोगस कोई के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंद्र, मित्र, वरुण और नास, सत्य का उल्लेख। यानी कि ये जो है क्या थे, तो ये आपके कौन थे, तो ये आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये 4 देवता थे। ठीक है, वैदिक कालीन ये देवता थे, ये आप जानते ही हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये जो है देवता थे। तो इनके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इन्हीं 4 लोगों का जो है उल्लेख यहाँ पर किया गया है इसमें। और क्या उल्लेख किया गया, तो आर्यों के पूर्व की ओर ईरान से आने का साक्ष्य भी है। आर्यों का जो है पूर्व की ओर से आने का,
ईरान से, यानी कि वो आए थे, इसका भी साक्ष्य मिलता है इस किसमें, बोगाज कोई शिलालेख में। फिर देखिए क्या है, अभिलेख या शिलालेख कह सकते हैं। फिर है मास्की तथा गुर्जरा, ठीक है। मास्की तथा गुर्जरा शिलालेख के अंतर्गत क्या क्या है, अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख है, ठीक है। इसके तो अशोक के नाम का स्पष्ट अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। फिर है समुद्रगुप्त की, एक मिनट इससे देख लेते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो ये जो है इसका विषय क्या है, तो इसका विषय आपके है राजकवि हरिशेर द्वारा उत्कीर्ण, यानी कि राजकवि हरिशेर द्वारा उत्कीर्ण इसका विषय है। फिर है एरड़ अभिलेख, तो इसमें सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य, यहाँ से जो है शुरुआत हुई सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य इससे मिलता है, किससे, तो एरड़ अभिलेख से। तो ये आपके अभिलेख है और ये जो है विषय है, याद रखेंगे, शासक भानुगुप्त के समय का है। फिर है भीतरी स्तंभ लेख, इसमें सर्वप्रथम भारत पर हूण आक्रमण की जानकारी है, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय की बात है ये। क्या, तो भारत पर हूण आक्रमणों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो भीतरी शिलालेख से। जैसे देखिए 2018 में प्रश्न है ना कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध तरीके से नहीं बोल पाते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था, तो वो किस उपनिषद से था या किस जहाँ से, तो शतपथ ब्राह्मण से। तो इस तरह से जो है प्रश्न बनते हैं, है ना, तो इसीलिए जो है डीप में जाना पड़ेगा। फिर देखिए अगला क्या है, तो अगला देखते हैं भाई, साक्ष्य की बात हो रही है ना, तो जो क्या थे, तो प्राचीन वस्तुओं की इमारतें, अवशेष, अध्ययन, पुरातत्व शास्त्र, तो हम ये पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं, तो ये पुराने समय में ही ये भी चीजें थी। सिक्का, ठीक है, बात सिक्कों की आती है, तो इसको भी देख लेते हैं। सिक्के में क्या था, सिक्कों का अध्ययन, प्राचीन सिक्के, पहले स्वर्ण सिक्के। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। जो है सिक्कों का अध्ययन या सिक्कों का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र या फिर कह सकते हैं न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं इसको, है ना। तो न्यूमिस्मैटिक्स किससे संबंधित है, तो ये सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। याद रखेंगे, ना याद हो तो मैटिक्स याद रखना, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आप लोग, और उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, मैटिक्स। तो मुद्रा शास्त्र। फिर प्राचीन सिक्के, इनको कहते थे आहत पंचमार्ग, केवल चिन्ह यहाँ पर रहते थे, कुछ और नहीं था, क्या, आहत पंचमार्ग। फिर पहले स्वर्ण सिक्के, तो हिंदू यूनानी शासकों द्वारा, ठीक है। जो पहले स्वर्ण सिक्के थे वो हिंदू नहीं होगा, हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों द्वारा और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों द्वारा चलाई गई थी, ये आप याद रखेंगे कि, या फिर इनको लागू किया गया, जारी किया गया। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त के द्वारा, और इसके बाद आप मान के चलिए सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण हो रहे तो ये कुषाणों के द्वारा। फिर समुद्रगुप्त का सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण देखने को आपको मिलेगा, देखिए वीणा बजाते हुए चित्रण। फिर देखते हैं स्मारक भवन और गुफा, ये भी आपका उसी के अंतर्गत आता है। तो भाई देख लेते हैं स्मारक भवन और गुफा में क्या चीजें आती हैं। देखिए पहले इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन, ठीक है, इमारतों के अवशेष आदि का अध्ययन। कुम्हार, पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष देखने को मिले हैं। फिर है अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण। बराबर आप लोग समझिएगा, जो है ये गलत नहीं लिखा है, सही है। अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण। और ये जो है कौन थी, सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये यहाँ पर नहीं मेंशन है, हम आपको बताते हैं। तो ये जो बराबर की पहाड़ियां हैं ये आपका बिहार जो है आपका राज्य पड़ता है, बिहार के जहानाबाद से जो है लगभग कितने, तो 31 किलोमीटर उत्तर में ये पड़ती है, याद रखेंगे, ठीक है। बराबर पड़े कहाँ, तो बिहार राज्य के जहानाबाद से 31 किलोमीटर उत्तर की तरफ आप जब चलेंगे तो वहां पर आपको ये पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, जिसमें क्या, सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। फिर देखते हैं क्या है, आजीविकों को प्रदत्त, ये देखते हैं क्या है, मूर्तियां, चित्रकला। कुषाण काल में बौद्ध धर्म में संबंधित मूर्तियों का निर्माण। फिर है बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गांधार शैली में। फिर अजंता की गुफाओं के चित्र 1ली शताब्दी ईसा से 7वीं शताब्दी ईसा तक, ठीक है। अजंता की गुफाओं के चित्र 1ली शताब्दी
ईसा से 7वीं शताब्दी तक देखने को मिलती है। और ये यहाँ पर क्या है ये भी देख लीजिए, दशरथ द्वारा नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा निर्माण कराया गया। अब ये दशरथ जो है रामचंद्र जी के पिता को ना मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दशरथ के द्वारा कराया गया था। और कौन कौन सी थी? गोपी, वेदाइका, वाफिया की गुफा, ठीक है, आजीविकों को प्रदत्त। ये याद रखेंगे। देखिए गुफाएं हैं, तो दशरथ के द्वारा नागार्जुनी पहाड़ियों का निर्माण कराया गया था। क्योंकि ये जो है हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारे साक्ष्य आपको मिले। गोपी, वेदिका, फिर है वापिया की गुफा। ये तो यहाँ से क्लियर हो गए। आगे अब देखते हैं क्या है। तो आगे चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर हम आइए पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको देख लेते हैं, फिर इधर का देखेंगे। क्या है? साहित्यिक साक्ष्य स्रोत, ठीक है। साहित्यिक में क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वेद हो गया, वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? साहित्यिक साक्ष्य स्रोत हो गए। पहले तो ये जान लीजिए। फिर क्या है? बौद्ध ग्रंथों में क्या क्या आता है? त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश आदि आता है। इससे मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती? तो ये आपकी त्रिपिटक, जातक, दीपवंश, महावंश, इन सब से आपको मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी बेटा प्राप्त होती है। फिर है जैन ग्रंथों में परिशिष्टवर्धन, फिर है भद्रभाव चरित, भगवती सूत्र, ठीक है। ये इसमें और भगवती सूत्र में क्या है? तो महाजनपदों की चर्चा है, ठीक है। जो महाजनपद आपके हैं इनको पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आगे हम आगे क्लास में आपको बताएंगे महाजनपद कौन कौन से थे, ठीक है। तो भगवती सूत्र में महाजनपदों की चर्चा की गई है। फिर देखिए क्या है, तो इसके बाद क्या है? मिलिदैन्यों से यवन शासक मिन्नाडर की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ से, ये आप देख लीजिए, वैसे तो ये पढ़ा होगा, बहुत कठिन है लेकिन कुछ चीजें हो सकती है। ऋग्वेद, 4 वेद हैं आप लोग जानते हैं। ये ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद गीत रूप मंत्रों का संग्रह है। संगीत का प्रथम साक्ष्य, यहीं से संगीत का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये आप मान के चलिए सामवेद से प्राप्त होता है। गीत रूप मंत्रों का संग्रह कहलाया। फिर है यजुर्वेद, यज्ञानुष्ठान के नियम इसमें से प्राप्त हैं। किसमें से? यजुर्वेद से। यज्ञ अनुष्ठान के, यानी कि जो यज्ञ वगैरह होते थे उनके अनुष्ठान के नियम, कैसे क्या करना है, कर्मकांड प्रधान, ठीक है, ये आपका यजुर्वेद है। कह सकते हैं कि कर्मकांड प्रधान कौन सा ग्रंथ है? तो यजुर्वेद, ठीक है, याद रखेंगे। ट्रिक भी जान लीजिए भाई, यजुर्वेद मतलब यज्ञानुष्ठान, और जब यज्ञानुष्ठान करेंगे तो यानी कि कर्मकांड हमारा ये प्रधान हो जाएगा। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्रों का संग्रह। सामवेद में गीत रूप में मंत्रों का संग्रह है, ठीक है, और ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है। चलिए फिर आगे देखते हैं। और ये हम आपसे बता दें, एक तरह से समझ लीजिए आपके पॉकेट नोट्स की तरह हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो इनको पढ़ लेगा तो उनके लिए बहुत आराम हो जाएगा लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आइए देखते हैं क्या चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य देख लेते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य कौन से हैं, उनके लेखक क्या है और उनका विषय क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ग्रंथ क्या है हमारा? तो एक मिनट, ग्रंथ हमारा क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत का विषय है, ठीक है। पाणिनि के द्वारा रचना इसकी की गई है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ ये है। पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण किया गया है इसमें, ठीक है, यानी कि पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का इसमें चित्रण किया गया है। बारीक से सारी चीजें नोट की गई हैं और आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नोट किया गया है, इसलिए जो है ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर है अर्थशास्त्र। इसके जो है रचनाकार कौटिल्य है। मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण है। राजकीय व्यवस्था पर लिखित प्रथम पुस्तक, ठीक है, इसको कह सकते हैं राजकीय व्यवस्था पर लिखित प्रथम पुस्तक है। कौन सी? तो ये आपकी हो जाएगी अर्थशास्त्र। फिर राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा? तो ये कल्हड़ के द्वारा। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। फिर है महाभाष्य, पतंजलि द्वारा लिखित है। मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन
राज्य व्यवस्था, और महाभाष्य में मौर्योत्तरकालीन, मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्य काल के बाद का, ठीक है। और अष्टाध्यायी में क्या है, तो पूर्व मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। तो इस तरह से आई होप ये भी आपको याद हो गया होगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। फिर देख लेते हैं क्या है, एक मिनट। फिर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, विदेशी यात्रियों के वृतांत, यानी कि जैसे हमने पढ़ा क्या, जैसे हमने पहला पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातत्व के बारे में जान लिया। फिर दोबारा क्या हमने पढ़ा, साहित्यिक स्रोत, तो देखिए हमने साहित्यिक स्रोत पढ़ लिया। फिर हम विदेशी यात्रियों के विवरण को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, विदेशी यात्रियों के वृतांत को या उनके वर्णन को, या उन्होंने क्या चीजें लिखी, तो उससे हम आइए थोड़ा सा जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो यूनानी जो थे, चीनी जो थे, अरबी जो थे, तो यूनान में आता है हेरोडोटस, इतिहास का पिता इनको कहते हैं, यूनानी इतिहासकार थे, ठीक है। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहलाए, यूनानी इतिहासकार थे। और इसके बाद इन्होंने अपनी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया। टीसीएस ईरान का राजवैद, मेगस्थनीज इंडिका की रचना की, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था, ठीक है। मेगस्थनीज कौन था, तो इंडिका की रचना इसने की, इसने मेगस्थनीज ने की, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। फिर देखते हैं चीनी यात्री, तो फाहियान तो था ही। फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर है संगयुन, 1518 में भारत आया, 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की, यानी कि 3 वर्षों तक वो जो है क्या क्या, बौद्ध धर्म की सारी प्रतियों को इकट्ठा किया। फिर ह्वेनसांग चीनी यात्री भी था, फाहियान भी चीनी यात्री। पुस्तक कौन सी, सी यू की, हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईसा पूर्व भारत आया। और इसके बाद वो क्या हुआ, 15 वर्ष तक की भारत में रहा, ठीक है। भारत में कितने वर्ष, 15 वर्ष। फाहियान कितने वर्षों तक रहा, तो लगभग 14 वर्षों तक रहा। ह्वेनसांग 15 वर्षों तक रहा। फिर देख लेते हैं अरबी, तो अरबी में अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। कौन, तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया 1017 ईस्वी में। फिर आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का निवासी, रचना कौन सी की, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की। फिर है इब्न बतूता, यात्रा वृतांत रेहला, ठीक है। जो इनका यात्रा वृतांत था किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, रेहला नाम से, ठीक है। फिर है 1333 में भारत आया था, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, मेगास्थनीज इंडिका की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हुई, सेलुकस का राजदूत था। मौर्यकालीन समाज तथा राज व्यवस्था का वर्णन, टॉलेमी जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना, ठीक है। टॉलेमी ने क्या किया था, तो जियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। प्लिनी, तो ये जो है नेचुरल हिंदी की रचना, पहली सदी में पुस्तक वेरी प्लस ऑफ दी, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं।
यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या है, टॉलेमी ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री की रचना पहली सदी में, पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। फिर है यहाँ पर देखते हैं हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का विवरण प्राप्त किया। फिर इसके बाद क्या है, इत्सिंग, ठीक है। फिर क्या है, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा भारतीय समाज का वर्णन मिलता है, ठीक है। इत्सिंग क्या था, तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, इत्सिंग, ठीक है। 7वीं शताब्दी के अंत में आया, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भारतीय समाज का वर्णन किया। फिर देखते हैं क्या, इब्न बतूता यात्रा वृतांत, रेहला, ये तो आपने इनका किस नाम से प्रसिद्ध हो, रेहला नाम से। 1333 में भारत आया, महमूद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया, ठीक है। अन्य लेखक देख लेते हैं, तारानाथ 1575 1634, तिब्बती लेखक ग्रंथ कंग्यूर तथा तैमूर। फिर थे मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में 1288 से 29, ठीक है, 1288 से 1292, 29 नहीं सॉरी, 1288 से 1292 पांडु देश का यात्री आया। फिर विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये आपका क्या हुआ, इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरह से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, तो अगला टॉपिक होगा हमारा सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम सब चीजें जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, फिर दक्षिण भारत का इतिहास, फिर मुगल साम्राज्य, ठीक है। इसी तरह से हम सारी जितना भी जो है इतिहास के जो मेन पॉइंट है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। चाहे डेली 1 क्लास नहीं, 2 क्लास नहीं, 3 क्लास रिकॉर्ड करनी पड़े, लेकिन ये है कि 10 इतिहास, 10 भूगोल, 10 नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, राज व्यवस्था वगैरह से, और जो है जो भी चीजें होंगी वो आपको हम जरूर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।